सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो हाल में ही दिवालिया हुए हैं। इस दिवालिया होने का भारत की इकोनॉमी पर क्या असर होगा? भारतीय बिजनेसेस के ऊपर इसका क्या असर होगा? क्या 2008 जैसी मंदी फिर से आएगी? और हमें मंदी से निपटने के लिए क्या क्या तैयारियां रखनी चाहिए? आज के वीडियो में मैं इन्हीं सब बातों के ऊपर बड़ी गहराई से आपसे बातें करूंगा। दोस्तों, इन दो दिवालिया बैंकों की चर्चा अमेरिका के साथ साथ भारत में भी है, क्योंकि इन अमेरिकी बैंकों में भारतीय स्टार्टअप्स और भारतीय टेक कंपनीज के पैसे भी जमा थे, जो कि रिस्क में हैं। इसके अलावा जो भी नए स्टार्टअप्स हैं, जिन्हें अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए वेंचर कैपिटल कंपनी से फंडिंग चाहिए होती है, और ये अमेरिकी बैंक वेंचर कैपिटल कंपनीज को लोन देते थे। तो ऐसा नहीं है कि इस इंसॉल्वेंसी से सिर्फ सिग्नेचर या सिलिकॉन या क्रेडिट स्विस बैंक या किसी अन्य देश का नुकसान होता है, बल्कि सभी देशों की इकोनॉमी पर इस टाइप की इंसॉल्वेंसी का बुरा असर होता है। दरअसल आज का दौर ऐसा है कि दुनिया की इकोनॉमी और बिजनेस सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में किसी भी देश के अंदर अगर कोई नेगेटिव खबर आती है तो उस खबर का असर अन्य देशों के ऊपर भी होना लाजमी है। तो इन देशों के दिवालिया होने को 2008 की मंदी से जोड़कर देखा जा रहा है। मार्च 2023 के महीने ने हमें साल 2008 की याद दिला दी, जब अमेरिका के दो बड़े बैंक लेहमैन ब्रदर्स और वाशिंगटन म्यूचुअल दिवालिया हुए थे। तब भी इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा लॉसेस हुए थे, जो कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। इसके अलावा सारा विश्व मंदी की चपेट में आ गया था। 2008 की मंदी दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी मंदी थी दोस्तों। और अब तो दो बैंक पहले से ही दिवालिया हो चुके हैं, और तीसरा बैंक क्रेडिट स्विस बैंक दिवालिया होने की भविष्यवाणी हमारे भाई साहब रॉबर्ट कियोसाकी कर चुके हैं, जिन्होंने कभी लेहमैन ब्रदर्स के दिवालिया होने की भविष्यवाणी की थी और वह सही साबित हुई थी। एक बात को समझिए दोस्तों, जिस कारण से यह सारे बैंक दिवालिया हो रहे हैं, वह सारे कारण अन्य बैंकों के लिए भी हो सकते हैं। इसलिए यह कहा नहीं जा सकता कि आने वाले समय में और कितने बैंक दिवालिया हो जाएं। आप मेरे चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन मेरे द्वारा बताई गए मंदी के असर और प्रिकॉशन को जरूर फॉलो करें। दोस्तों, अब भारत के अंदर क्या असर होगा अगर इस बार मंदी आई तो? सबसे पहले, बहुत सारी भारतीय टेक कंपनीज का पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में था, और ये सारे बिजनेस डूब जाएंगे। कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे इन सारे बिजनेस को फिर से एस्टेब्लिश होने में। जो लाखों लोग इन सारी कंपनीज के अंदर जॉब कर रहे हैं, उनकी नौकरी चली जाएगी, यानी भारत के अंदर भी बेरोजगारी बढ़ेगी। लाखों लोगों की कमाई का जरिया खत्म हो जाएगा। जो नए स्टार्टअप्स वेंचर कैपिटल कंपनी से फंड की उम्मीद लगाए हुए बैठे थे, उनको फंड नहीं मिलेंगे। तो सोचिए कि अगर फंड नहीं मिला तो क्या होगा? वो स्टार्टअप भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो जाएंगी, और यूनिट बंद होने से भारत की इकोनॉमी के ऊपर बहुत नेगेटिव असर होगा। हाउसिंग सेक्टर की कीमतें बहुत तेजी से नीचे जाएंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2008 में जब मंदी आई थी, तो जमीनों और घरों की कीमतें करीब 31.8% तक डाउन आ गई। अगला इफेक्ट क्या होगा कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्पीड में कमी आ जाएगी। क्यों? जब खरीदारी नहीं होंगे तो बिल्डिंग किसके लिए बनाएंगे लोग? भारतीय बैंकों के एनपीए काफी अधिक मात्रा में बढ़ जाएंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर के ऊपर इस मंदी का क्या असर हो सकता है। भारत के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे और भारतीय इकोनॉमी नीचे चली जाएगी। फॉरेन करेंसी रिजर्व कम हो जाएगा, जिससे इंडियन रुपीस की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि जब अक्टूबर 2008 में भारत में मंदी अपने टॉप के ऊपर थी, तो उस टाइम 39 से 40 रुपए में मिलने वाला एक अमेरिकी डॉलर 50 से 52 रुपए में मिलने लगा था। यानी रुपीस की वैल्यू कम से कम 25 से लेकर 30% तक डेप्रिशिएट हो गई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लगभग 20% कम हो जाएगा, जिसे वापस पटरी पे लाने में कम से कम 1 से 2 साल का समय लगेगा। सारे विश्व की शेयर मार्केट गिर जाएगी, जिससे शेयर्स में डील करने वाले ब्रोकर्स और स्मॉल इन्वेस्टर्स के बहुत ज्यादा पैसे डूब जाएंगे। इनफैक्ट ऐसा तो आपने पिछले 10 दिनों में देख ही लिया होगा कि एक बैंक के डूबने से लोगों का कितना पैसा मार्केट में डूब गया है, यानी लॉस हो गया है। और सच कहूं तो ये लॉस इतना ज्यादा है कि ना तो मेरे हाथ उस लॉस को लिख पाएंगे और ना मेरा मुंह बोल पाएगा। अब बात करते हैं कि इस मंदी से निपटने के लिए हमें पहले से क्या क्या तैयारियां रखनी चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भारतीय कंपनी हो या कोई इंडिविजुअल हो, सभी लोग एक से ज्यादा बैंकों के अंदर अपने अकाउंट रखें और उनके अंदर अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके रखें। दूसरी बात, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपना कुछ पैसा बैंक में रखें, कुछ पैसा कम रिस्क वाली जगह पर निवेश करें। तीसरी बात, अपनी जरूरतों के अनुसार एक नकद इमरजेंसी फंड अपने हाथ में रखें
और यह फंड कम से कम इतना होना चाहिए कि आपके खर्चे के 10 महीने के बराबर हो, सो दैट कि आपका मंथली घर का खर्चा प्लस कोई और इमरजेंसी यानी कोई मेडिकल इमरजेंसी या बच्चे की एजुकेशन का कोई ऑल ऑफ सडन खर्चा आ जाए तो आपके लिए दिक्कत ना हो। फोर्थ पॉइंट कि आप अपने खर्चे को कम करें ताकि हमारा इमरजेंसी फंड लंबे समय तक चले और हमें मंदी के दौर में फाइनेंस की समस्या ना हो। अपनी सेविंग्स को बढ़ाएं, अपनी कमाई का एक पोर्शन अभी से अलग रखना शुरू कर दें दोस्तों, ताकि आपको फाइनेंस की कभी भी दिक्कत ना हो। जहां तक हो सके अपने लोन्स को कम करें ताकि मंदी के दौर में हमारे ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर ना हो। सेवेंथ पॉइंट, अपने निवेश को एक जगह पर या किसी एक कंपनी में रखने के स्थान पर अलग अलग जगह पर छोटी छोटी राशि निवेश करें, सो दैट कि आपका पैसा सेफ रहे। अगर आप शेयर्स में डील करते हैं तो अपना प्रॉफिट बुक कर लें। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट से अपने पैसे को समय रहते निकाल लें, कुछ नहीं पता कि शेयर मार्केट कब डाउन चली जाए। तो दोस्तों ये थी मंदी से जुड़ी समस्याएं और मंदी से निपटने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। धन्यवाद।